अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारे मेल लीड मिस्टर फूतिंग को देखते हैं, जो शन फैमिली वालों से कहता है तुम लोगों को भी वेनवन की ग्रेव के साथ ही दफनाऊंगा। वो कहते हैं मैं वेनवन का अंकल, उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकता था। मिस्टर फूतिंग कहता है तुमने प्रॉपर्टी के लिए उसे मारा है ना। मार के भड़का देता है। कहती है मैं तो वेनवन की कजन हूँ, मेरे सबसे कोई लेना देना नहीं है। बट वो उसे भड़का देता है। तो आंटी कहती है अगर तूने हमारी शन फैमिली खत्म किया तो भी नहीं बच पाएगा। फूतिंग कहता तो ठीक है, चलो साथ में निपटते हैं सब। और वहां पे आग लगाने लगा था। वेनवन की सोल उसे रोकती है बट आग लग जाती है। तभी नेक्स्ट सीन में वेनवन की आइज खुलती है तो वो समझ जाती है कि वो पास्ट में रिबॉर्न हुई है। शन फैमिली वाले आकर कहते हैं अगर तुमने मिस्टर फूतिंग से शादी नहीं करनी थी तो बिल्डिंग से कूदने की क्या जरूरत थी। वेनवन को याद आता है कि जिस दिन मिस्टर फूतिंग उसके साथ शन फैमिली में मैरिज सर्टिफिकेट लेने आया था, यान ने उसे सेकंड फ्लोर से धक्का मार दिया था और मिस्टर फूतिंग से झूठ बोल दिया था कि मैं शादी से भाग रही थी। डैड कहते तुम्हें लगता है कि मिस्टर फूतिंग एक साइको है, उसे शादी नहीं करना चाहती ना, ये सब र्यूमर्स हैं। मिस्टर फूतिंग कहता मेरे साइको होने की वजह से तुम मुझसे शादी करने के लिए मना कर रही हो। कि गर्दन पकड़ लेता है कि मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं है। वो तो तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरे ग्रैंडपा की जान बचाई थी, इसलिए उन दोनों ने हमारे बचपन में शादी तय कर दी थी। और फिर से उसकी गर्दन पकड़ लेता है तुम्हें मरने का बहुत शौक है ना, तो मैं पूरी कर देता हूँ तुम्हारी विश। वो कहती है मैंने तुमसे शादी करने के लिए मना नहीं किया है, मैं तो शादी के लिए तैयार हूँ। और बताती है मैं तो शादी से कभी भागी नहीं थी, इस यान ने मुझे सेकंड फ्लोर से धक्का मारा था। कहती है मुझ पे इल्जाम मत लगा, प्रेसिडेंट की साइको होने की वजह से तो भागने के लिए कूदी थी। तो वेनवन बताती है कि ये लोग मेरी ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी के पीछे पड़े हैं, मुझे हर्ट करने की कोशिश की। वो लोग कहते हैं हम तो वेनवन के अंकल आंटी और कजन हैं, हम भला ऐसा क्यों करेंगे, हम इसकी प्रॉपर्टी के पीछे क्यों पड़ेंगे। तो इसलिए झूठा इल्जाम लगा रही है क्योंकि ये तुम्हारी पनिशमेंट से बचना चाहती है। कहती तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, ठीक है तो सिविल ब्यूरो चलते हैं। और उसके साथ मैरिज सर्टिफिकेट ले आती है। मिस्टर फूतिंग अब से मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, शन फैमिली वालों की बजाय तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मिस्टर बताता है कि मैडम सच बोल रही हैं, ये लोग शन फैमिली की प्रॉपर्टी हत्याना चाहते हैं। वो कहती देखा मैं झूठ नहीं बोल रही थी। मिस्टर फूतिंग कहता है तुम मेरे साइको होने की वजह से मुझसे हेट नहीं करती हो। वेनवन उसे करके कहती है हस्बैंड तुम इतने हैंडसम और यंग हो, शादी करके तो मैं बहुत खुश हूँ, कैसे कर सकती हूँ, इतना ज्यादा मेरे क्लोज मत आओ। तो कहती है मिस्टर फूतिंग क्या तुम ब्लश कर रहे हो। उसे हटाता तो कहती है हमारी शादी हो गई है और मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, अगर मुझे बुली किया तो मैं ग्रैंडपा को बता दूंगी। कहने पे मिस्टर फूतिंग असिस्टेंट को ऑर्डर देता है और सबको पकड़ के मारते हैं। कहता है मैं तुम लोगों को 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, मेरी वाइफ की सारी प्रॉपर्टी से वापस कर दो। तो कहते हैं पर इसके ग्रैंडपा को हॉस्पिटल तो हमने बेच दिया है। और वेनवन को कार में लेके जाने लगा था तो असिस्टेंट से कहता है यान ने मेरी वाइफ को सेकंड फ्लोर से धक्का मारा था ना, तो अब इनकी पूरी फैमिली को सेकंड फ्लोर से धक्का मार दो। वेनवन खुश होती कहती है हस्बैंड तुम तो बहुत ज्यादा रूथलेस हो, क्या क्यों तुम्हें डर लग रहा है। तो कहती है ये सब करते हो मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो, कभी मत बदलना। वो सोचता है इस लड़की की तो अजीब अजीब हॉबीज हैं। फिर वो दोनों कार से जाने लगे थे, उन दोनों के लिए गेट खोलता है बट तभी वहां पर मिस्टर फूतिंग की स्टेप मॉम और डैडा चाहते हैं। स्टेप मॉम वेनवन से बहुत अच्छे से बात कर रही थी। वेनवन सोचती है ये अच्छा बनने का बस नाटक कर रही है, मैं इसने फू फैमिली को तोड़ा है और मिस्टर फू के बारे में रूमर्स फैलाई हैं कि वो एक साइको है। डैड कहते हैं ये लड़की इतनी तो खास नहीं है, ये तो बस ऑर्फन है। फूतिंग कहता है वेनवन मेरी वाइफ है तो तुम्हारे उसके बारे में कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं मैं तुम्हारा डैड हूँ, ऐसे बात करोगे। मिस्टर फूतिंग कहता है मेरे डैड जिसने मेरी मॉम को छोड़ दिया था, वो डैड मेरे लिए मर चुके हैं। कहते ऐसे क्यों बात कर रहे हो, तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड हैं। फूतिंग कहते तुम तो बोलो मत वरना तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा। वो लोग जैसे कुछ बोलने वाले होते हैं। मिस्टर फूतिंग अपने बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है कि इन दोनों को घर से बाहर फेंक दो। बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। कहती है मिस्टर फूतिंग तुमने बचपन में बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे हस्बैंड की फैमिली बहुत ज्यादा रिच है, तो मैं क्या ही सहन कर सकता हूँ, मुझे परेशान करने वाला कौन होगा। ताकत कहती है अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी। वो उसे दूर कर कहता है भले हमारी शादी हो गई है, पहली बार अभी मिल रहे हैं, सिलेक्ट मत करो जैसे तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो। कहती है मिस्टर फूतिंग इनफैक्ट हम बहुत पहले मिल चुके हैं। लड़की आकर मिस्टर फूतिंग का हाथ पकड़ लेती है बट वेनवन उसे दूर कर कहती है मैं मिस्टर फूतिंग की वाइफ हूँ। वो लड़की बताती है मैं जियांग हूँ, मिस्टर फूतिंग की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट। वेनवन कहती है पर अब मिस्टर फूतिंग की वाइफ है, वो अब तुम्हारी तरह सिंगल नहीं रहा, इसे चाइल्डहुड स्वीट हार्ट वर्ड्स का यूज मत करो। कहती है पर हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो चाइल्डहुड स्वीट हार्ट ही तो हुए। फूतिंग कहती है तुमसे कितनी बार बोला ऐसी बकवास दोबारा की तो तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। तान्या कहता है जियांग कहती है पर मैं तो ग्रैंडपा से मिलने आई हूँ। मिस्टर फूतिंग वेनवन को लेके जाने लगा था तो कहती है जियांग मेरे हस्बैंड को तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। ये दोनों ग्रैंडपा से मिलने आते हैं। वो उसके ग्रैंडपा के बारे में पूछते हैं तो कहती है मेरे ग्रैंडपा अब दुनिया में नहीं रहे। वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ और मेरे और मिस्टर फूतिंग के होते हुए कोई तुम्हें बुली नहीं कर पाएगा। तुमने तो वैसे इसके बारे में सुना ही होगा कि ये साइको है।
वो कहती है हाँ मुझे पता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो लोग खाना खाने लगे थे तो वहाँ पर जियांग भी आ जाती है। जियांग ग्रैंडपा को इम्प्रेस करने के लिए खाना देने लगी थी। वेनवन कहती है पापा ये खाना आपको नुकसान देगा, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी। जियांग कहती है मैंने मॉडर्न मेडिसिन पे स्टडी किया है इसलिए तुम ऐसा बोल रही हो। वेनवन कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपने ग्रैंडपा के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन पे भी स्टडी की है। कहते हैं तुम तो सच में बहुत टैलेंटेड हो। थोड़ी शुसे देने लगे थे। वेनवन कहती है आप थोड़ा बहुत खा सकते हो, कोई बात नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं अभी बहुत साल जीना है तो मुझे तुम्हारे और मिस्टर फूतिंग के बच्चों को भी खिलाना है। वो शर्माने लगी थी तो ग्रैंडपा कहते हैं अब से तुम दोनों साथ में रहोगे। जियांग कहती है ग्रैंडपा ऐसा क्यों कर रहे हो, इन दोनों की कौन सा ऑफिशियली शादी हो गई है तो ये साथ में कैसे रह सकते हैं। वेनवन जल्दी से उसे मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है, हम दोनों अब लीगली मैरिड हैं, क्यों नहीं रह सकते। जियांग गुस्से से खड़ी हो जाती है। वेनवन कहती है क्या हुआ, अचानक खड़ी कैसे हो गई। तो जियांग कहती है मैं बैठी बैठी थक गई थी ना इसलिए। और कहती तुम्हें तो पता है मिस्टर फूतिंग को प्रॉब्लम है। वेनवन कहती है मेरे हस्बैंड की बॉडी एकदम मस्त है, मुझे अच्छे से पता है। जियांग मिस्टर फूतिंग को डिश देने लगती है। वेनवन सोचती है पिछली लाइफ में मिस्टर फूतिंग मुझे बहुत लव करता था, वह कभी किसी लड़की को अपने आसपास नहीं आने देता था, इस जियांग को। बट इस लाइफ में अभी मिस्टर फूतिंग मुझे लव नहीं करता है, तो क्या ये जैसा था वैसे रिएक्ट करेगा। फूतिंग सोचता है क्या ये मेरी वजह से सैड है। जियांग उसे बार बार डिश दे रही थी। मिस्टर फूतिंग वाली प्लेट उठाकर नीचे रख देता है और उसका डॉगी आकर खाने लग जाता है। वो हंस रहे थे। जियांग कहती है तुमने मेरा वाला खाना डॉगी को क्यों दे दिया। कहता है अगर बार बार मुझ पर डोरे डालोगी तो यही होगा। मैंने सोचती पिछली लाइफ की तरह इसे अब भी जियांग में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जियांग कहती है मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ तो तुम मेरे साथ इतना हार्टलेस बिहेव क्यों करते हो। फूतिंग कहता है मेरी वाइफ के सामने ऐसे शब्द बोल रही हो, मैं थोड़े बहुत मैनर्स हैं भी या नहीं। जियांग गुस्से से भाग जाती है। ग्रैंडपा वेनवन से कहते हैं कहीं मिस्टर फूतिंग तुम्हें डरा तो नहीं दिया, ये थोड़ा ऐसा ही है। वो कहती कोई बात नहीं ग्रैंडपा, मुझे पता है ये ऐसा नहीं था शुरू से, मैंने बहुत कुछ सहा है, जैसे ये इतना कोल्ड और रूथलेस बन गया है, प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा फियर्स बन गया है। मत करिए, मैं मिस्टर फूतिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी। तभी सूचना को बताता है कि बॉस की हालत खराब हो रही है। वेनवन जाने लगी थी, ग्रैंडपा उसका हाथ पकड़ रोकते हैं तो कहती है मुझे मेडिसिन के बारे में नॉलेज है, मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। कहता है ये कोई मामूली बीमारी नहीं है, तुम खतरे में भी आ सकती हो, भरोसा रखो मैं उसे कंट्रोल कर सकती हूँ। जल्दी से भाग के उसके पास जाने लगी थी, जाने वाली होती है तभी बॉडीगार्ड्स उसे बताते हैं कि बॉस बहुत ज्यादा डेंजरस हो गए हैं, अभी इस वक्त उन्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। कहती छोड़ो मुझे, मैं उसे बचा लूंगी। कहता है इस वक्त बॉस को इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। तो कहती बिल्कुल भी नहीं, से उसकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। तभी मिस्टर फूतिंग आकर वेनवन की गर्दन पकड़ लेता है और बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा था, बड़बड़ा रहा होता है कि तुमने मेरी मॉम को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसे रोकता है बॉस आपने गलत इंसान को पकड़ लिया है, पर वो उसे भुड़का देता है। बॉडीगार्ड्स मिस्टर फूतिंग को रोकने लगे थे, उन्हें भुड़का देता है, चिल्लाते हैं कि ये तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारी स्टेप मॉम नहीं है। आसुष्णु ने रोकता है, ग्रैंडपा आप खतरे में हो सकते हो, कोई मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बचाओ। तो वेनवन को बचाने के लिए सारे बॉडीगार्ड्स आकर मिस्टर फूतिंग को पकड़ने लग जाते हैं। किसी ने उसका हाथ और किसी ने पैर पकड़ रखे थे। मैं पूछते हैं तुम ठीक तो हो ना। तो कहती है हाँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ग्रैंडपा कहती जब भी ये बीमार होता है इसकी ऐसी हालत हो जाती है, चिंता मत कीजिए, मैं इसे कंट्रोल करने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। और सोचती है पास्ट लाइफ में मिस्टर फूतिंग मैं तुम्हारी मेडिसिन थी, तो इस बार फिर मैं तुम्हारी मेडिसिन बनूंगी। जाकर मिस्टर फूतिंग का फेस पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। मैं आंसू और कहती है ये मैं हूँ। मिस्टर फूतिंग का चेकअप कर रही थी, कहती है कि थोड़े टाइम के लिए तो शांत हो गया है, बट इसकी कंडीशन पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। मिस्टर फूतिंग कहता कोई जरूरत नहीं, मैं खुद को कंट्रोल कर लूंगा। कहते वेनवन इतनी कोशिश कर रही है तो अगर तुमने उसका ट्रीटमेंट लेने से मना किया तो मैं तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। तो मिस्टर फूतिंग मान जाता है। वेनवन कहती चिंता मत कीजिए, मैं उसे ठीक कर दूंगी। ग्रैंडपा कहते हैं जब मिस्टर फूतिंग की बचपन में मॉम थी तब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था। वेनवन उसके रूम में आती है। मिस्टर फूतिंग कहता है मुझे सिस्टर ने बताया कि तुमने मुझे आज किस करके शांत कर दिया था। रोजा की कहती क्यों, तुम दोबारा ट्राई करना चाहते हो? तुम ही मेरा ट्रीटमेंट करने को बोल रही हो ना, तो मैं कोऑपरेट करने के लिए रेडी हूँ। कहती है हस्बैंड जल्दी से अपने कपड़े निकालो। वो उसे घूरता है तो कहती है गलत मत समझो, मैं नीडल से तुम्हारा इलाज करूंगी ना। तो वो अपनी शर्ट निकाल देता है। क्या करना है? तो कहती है अब बेड पे लेट जाओ। मुझे इंट्रेस्ट करके खुश शर्मा रही है। ये बेड पे उल्टा लेट जाता है। सोचती है भले ही मेरे मिस्टर फूतिंग के साथ पास्ट में रिलेशनशिप था, पर अब इसकी ऐसी बॉडी देखकर मुझसे रहा नहीं जा रहा है। वो उसे टिश्यू देकर कहता है साफ कर लो। तो ये क्या साफ करना है? तो कहता तुम्हारे नोज से ब्लड निकल रहा है। सोचती है ये कितना एम्बैरेसिंग है, जल्दी से साफ कर लेती है। मैंने उसका इलाज करने लगी थी। मिस्टर फूतिंग पूछता है क्या तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में ग्रैंडपा ने बताया है? वो मना करती है तो कहता है तुम जानना चाहती हो? कहती है अगर तुम बताना चाहते हो तो बता सकते हो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं नहीं पूछूंगी, मैं नहीं बता रहा। तुम अपने सब पेशेंट्स का ऐसे ध्यान रखती हो? वेनवन कहती है तुम ही मेरे फर्स्ट पेशेंट हो। और वो स्माइल करता है। जैसे वो उसका नीडल से इलाज कंप्लीट करती है तो मिस्टर फूतिंग सो गया था। देन वो उसे किस कर देती है। और स्टेप मॉम ग्रैंडपा से कहते हैं हम मिस्टर फूतिंग से मिलने आए हैं और वो अभी तक सो रहा है, उठेगा कब? ग्रैंडपा कहते हैं जब मिस्टर फूतिंग कल बीमार हुआ था तब वेनवन ने उसे बचाया था, तब तुम लोग कहाँ थे? अब तुम्हें उसकी याद आ रही है।
शाओ कहता है ग्रैंडपा मॉम डैड मुझे एयरपोर्ट पे पिकअप करने गए थे, अगर ब्लेम करना है तो मुझे कीजिए। ग्रैंडपा कहते हैं तुम होते कौन हो मुझे ग्रैंडपा बोलने वाले, बीच में कोई ब्लड रिलेशनशिप नहीं है। इनके डैड ने तुम्हें अपना बेटा मान लिया है पर मैंने अपना ग्रैंडसन नहीं माना है। डैड कहते हैं ग्रैंडपा जब शाओ फॉरेन से वापस आ ही गया है तो आप उसे वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन दे दो। पर ग्रैंडपा चिल्लाकर पढ़ते हैं तुम लोगों ने मिस्टर फूतिंग की मॉम पे चीट किया था, सब वो नहीं रही और मिस्टर से शादी कर ली। फिर नहीं था जो इस आउटसाइडर को फू ग्रुप में घुसाना चाहते हो। डैड कहते हैं स्टेप मॉम ने मुझसे शादी की है तो इसका बेटा मेरा बेटा हुआ, आउटसाइडर कैसे हो गई। ग्रैंडपा उसके डंडा मारने लगे थे तभी वहां पर वैन आ जाती है। फूतिंग भी उसके साथ आया था तो शाओ पूछता है ब्रदर तुम्हारी तबीयत कैसी है, बट वो उसके थपड़ा मार देता है। कौन तेरा ब्रदर है, और थपड़ा मारता है वरना फू फैमिली से जिंदा वापस नहीं जा पाएगा। मॉम चिल्लाने लगती है तेरी हिम्मत कैसे मेरे बेटे को मारने की। कहते हैं शाओ तुम्हारा भाई है, ते भी कंपनी में जॉब दे दो। तो कहता तुम खुद को समझते क्या हो। वो कहता मैं तुम्हारा डैड हूँ। तो कहता है तुम्हें डैड नहीं मानता, तुम बस एक जानवर हो जिसने मेरी मॉम को मारा है। गुस्से में थे तो ग्रैंडपा शांत करते हैं। फूतिंग वैन से कहता है मेरी वाइफ हो और फू फैमिली की यंग लेडी, तो मेरे और ग्रैंडपा के अलावा तुम्हें किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। वैन ग्रैंडपा को पकड़ के ले जाती है। मिस्टर फूतिंग असिस्टेंट से कहता है आगे से आउटसाइडर को अंदर मत घुसने देना। तीनों को बाहर भगा देता है। हम दोनों की जल्दी से ऑफिशियली शादी करने को बोल रहे थे। वैन कहती है मैं अपने फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ, तब मैं वहाँ पर वेडिंग ड्रेस खरीद लूंगी। पर मिस्टर फूतिंग को भी जाने कहते हैं बट वो कहता है मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज, टाइम नहीं है मेरे पास। ग्रैंडपा कहते हैं नलायक। तो वैन कहती है कोई बात नहीं ग्रैंडपा, मैं अपनी फ्रेंड के साथ चली जाऊंगी। ग्रैंडपा कहते देख नलायक तुझे कितनी अच्छी वाइफ मिली है, अब तुम इसे मॉल तक तो छोड़ ही सकते हो ना, फिर चाहे बाद में कंपनी चले जाना। कहता ओके। तो वैन हंस पड़ती है। मिस्टर फूतिंग उसे अपनी कार में लेके जा रहा था। वैन उसे देख रही होती है और सोचती है ये काम करता हो कितना हैंडसम लगता है, तुम्हें पसंद आया। तो कहती है गुड लुकिंग। तो काफी नहीं है और देखना। तो कहती है नहीं। तो कहती है और देखना है, ये अभी मन नहीं भरा। तो मिस्टर फूतिंग उससे पूछता है तुमने ग्रैंडपा से बोला था तुम मुझे ठीक कर दोगी, ये बात सच है या झूठ। पर तभी एक दूसरी गाड़ी उनकी गाड़ी को ओवरटेक करती है। असिस्टेंट के अचानक ब्रेक लगाने से उन दोनों का एक्सीडेंटल किस हो जाता है। उनको उनकी फिक्र हो रही थी पर जब देखते किस कर रहे हैं तो मुझ पाने लगता है। बट मिस्टर फूतिंग ऑनलाइन मीटिंग कर रहा था, इस वजह सब लोग मिस्टर फूतिंग को एक लड़की को किस करते देख लेते हैं तो हैरान थे। वो शर्माने लगी थी तो वो लैपटॉप बंद करके वैन को फिर से पकड़ के किस करने लग जाता है। दोनों हट ही नहीं रहे थे। क्या रुकती है वो कहती है हम पहुंच गए। फिर से पकड़ के किस कर लेता है। तो कहती है एक बार और करेंगे। तो कहती है अगली बार करेंगे, अभी मेरी फ्रेंड मॉल में वेट कर रही है। लगी थी तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है तुमने अभी तक मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। कहती है चिंता मत करो मैं पक्का तुम्हें ठीक कर दूंगी। उसे अपना क्रेडिट कार्ड दे देता है। वैन कहती है सेकेंडरी कार्ड है ना। तो कहता तुम्हें कैसे पता। तो कहती मुझे तो ये भी पता है कि इस कार्ड की कोई लिमिट नहीं है, तुम पूछोगे नहीं तो मुझे ये सब कैसे पता। तो कहता बताओ। मैं क्यों बताओ, कार्ड लेके भाग जाती है। फूतिंग कहता है ये लड़की सच में पागल है। कहता है उस कार वाले का पता करो, उसने मेरी वाइफ को हर्ट करने की कोशिश करी, वो बचेगा नहीं। फ्रेंड कहती है तुम सच में मिस्टर फूतिंग से शादी करना चाहती हो। तो पहले उससे शादी करने के लिए मना किया था। कहती है वो पहले की बात ही अब अलग है। फ्रेंड कहती मैंने सुना वो बहुत ज्यादा रूथलेस, अगली और कोल्ड ब्लडेड है। फ्रेंड कहती है ऐसा कुछ नहीं है, ये बस उसके बारे में र्यूमर्स हैं, उससे मिलोगी ना खुद ही जान जाओगी। तो शॉपिंग करने के लिए आती है तो वैन उसे एक क्रेडिट कार्ड दिखाती है कि आज के खर्चे सारे मैं उठाऊंगी। वो एक ड्रेस ट्राई करने वाली थी पर एक सेल्स गर्ल कहती है एक्सपेंसिव है, अच्छा होगा तुम नया ट्राई करो। वहाँ पर वैन की क्लासमेट लीजा आ जाती है जो कहती है जब तुम लोगों को अफोर्ड करने की हिम्मत नहीं होती तो यहाँ आती क्यों हो। गुस्सा रहा था पर वैन उसे शांत कर कहती है लीजा ये तुम्हारे अंकल है ना। कहती क्या बोल रही हो, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। वैन कहती सॉरी ये बहुत एज का है ना। बट उसका बॉयफ्रेंड कहता है लीजा की क्लासमेट्स हो ना, यहाँ पे कुछ भी खरीद लो मैं पे करूंगा, बट बदले में मुझे अपने नंबर दे देना। लीजा कहती है तुम चाहे किसी और लड़के को शॉपिंग करा दो पर इन लोगों के लिए मत कराओ। पता नहीं ये दोनों स्कूल में क्या करती थी, इनका कितनों के साथ अफेयर होगा। बकवास बंद कर। वैन लीजा को थपड़ा मार देती है तेरे पेरेंट्स ने तो तुझे मैंने सिखाया नहीं इसलिए मैंने सिखा दिए। कहने लगी थी उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे कर देता है, वहां से भगा दिया था। लीजा को भगाकर उन दोनों से कहता है से खरीद लो। तो वैन कहती है ओके। दूसरी सेल गर्ल के पूछती है आपको क्या चाहिए। वैन कहती है ये पहली वाली सेल गर्ल मुझे सर्व करेगी। सेल गर्ल बहुत खुश होती है कि मुझे बहुत फायदा होगा। असिस्टेंट मिस्टर फूतिंग को बताता है कि वो कार वाला मैंग फैमिली का यंगेस्ट सन था। कहता उसकी टांगे तोड़ दो और मैंग फैमिली के साथ सारे कॉपरेशन कैंसिल कर दो। उसे मॉल के सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। वैन शॉपिंग कर रही थी और मिस्टर फूतिंग उसे देख के स्माइल कर रहा होता है। सोचता है पहली बार बॉस इतना खुश नजर आ रहे हैं, दिल की घंटी बज गई है। इधर वैन एक एक करके बहुत सारे ड्रेसेस चूज कर रही होती है। उस लड़के की हालत खराब होने लगी थी। क्या हुआ, तुमने तो कहा था कि आज तुम हमें शॉपिंग कराओगे। ये कहीं ऐसा तो नहीं है तुम्हारे पास पैसे ना हो। ये बात नहीं है, तुम लोग चूज करो, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। वो भाग जाता है। कहती है ऐसा लग रहा है ये भाग गया। कहती है मुझे तो पहले से पता था ये भागेगा। तो फिर से चूज करने लग जाते हैं।
फर्स्ट सेल गर्ल कहती है वो तो ऑलरेडी भाग गया है, तो तुम्हारे चूज करने का क्या फायदा, क्योंकि तुम लोग पे तो कर नहीं पाओगे। जब पैसे नहीं है तो टाइम वेस्ट मत करो। वेनवन कहती है तुम्हें सर्व नहीं करना तो मत करो। और सेकंड सेल्स गर्ल से कहती है जो भी हमने चूज किया वो सब पैक करके बिल बना दो, तो इसका कमीशन तुम्हें ही मिलेगा। फर्स्ट सेल गर्ल कहती है जो तुमने चूज किया है वो कम से कम 10 मिलियन का होगा, इतने पैसे तुम्हारे पास होंगे ही नहीं। सेकंड सेल्स गर्ल बताती है कि 13 मिलियन का बिल बना है, तो वेनवन कार्ड स्वाइप कर देती है। पेमेंट भी सक्सेसफुल हो गई थी। वो लोग शॉपिंग करके चले जाते हैं। उस सेल्स गर्ल के तो होश उड़ जाते हैं, ये फू फैमिली से थी। फिर उसे कॉल आता है कि तुमने मिसेस फू को ऑफेंड किया है, इसलिए उसे जॉब से फायर कर दिया जाता है। फ्रेंड कहती वेनवन तुमने तो आज मॉल में कमाल ही कर दिया, एक एक करके सबकी बैंड बजा डाली। कहती है बुली करने वालों का यही हाल होता है। जाने लगी थी पर लीसा वो आगे उनका रास्ता घेर लेती है। ने मेरे बॉयफ्रेंड को सेड्यूस किया है, अब वो मुझे छोड़ के भाग गया। आने वाली थी तभी बॉडीगार्ड्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। उन बॉडीगार्ड्स को मिस्टर फूथिंग ने वेनवन की सेफ्टी के लिए सीक्रेटली उसके पीछे लगा रखा था। बताइए इसका क्या हल करना है। कहती है फिलहाल तो उसे बाहर फेंक दो, तो वो लोग उसे पकड़ के ले जाते हैं। फ्रेंड कहती है तुम तो सच में कमाल की मिसेस फू बन गई हो। दोनों आकर वेडिंग ड्रेस चूज करने लग जाती हैं और वेनवन बार बार ड्रेस पहनकर आ रही थी, बार बार ड्रेस पहनकर अपनी फ्रेंड को दिखा रही होती है। ड्रेस वो चूज कर लेते हैं। वो बाहर आते हैं, मिस्टर फूथिंग ने ऑलरेडी उन्हें पिकअप करने के लिए ड्राइवर भेजा था। उन्हें कार से पिकअप करके ले जाता है। कहता है यान आज तुम्हें मजा आया। सोचती है मजा माई फुट, इसके सरनेम मैंग की वजह से इसके पास पैसे ना होते तो मैं इसे कभी भाव नहीं देती। और कहती है बहुत मजा आया। मैंग कहता है चलो साथ में और एंजॉय करेंगे, घर चलते हैं। वो कहती है पहले तुम हमारा हॉस्पिटल बाय करवाने में मेरी हेल्प करो। और सोचती है अगर वेनवन को जल्दी वो हॉस्पिटल वापस नहीं किया तो मिस्टर फूथिंग हमें छोड़ेगा नहीं। मैंग कहता है पर वो हॉस्पिटल बहुत एक्सपेंसिव है। कहती है फिर रहने दो, किसी और को ढूंढ लूंगी। सोचता है इसके साथ नाइट स्पेंड करने के लिए मिलियंस मांग रही है मुझसे, अपने आप को समझती क्या है। ओवरटेक करता है जिसकी वजह से वेनवन वाली कार ठुक गई थी और उन पे चिल्लाने लग जाता है कौन है बाहर निकल। ड्राइवर का कहता है गलती तुम्हारी है। वो ड्राइवर को मार के भड़का देता है। वेनवन बाहर आकर कहती रुको। सोचता है ये लड़की तो काफी अच्छी दिख रही है। सोचती है ये तो वेनवन है और ये फू फैमिली से है, तो मैं मैंग को इसे पंगा नहीं लेने देती हूँ। मिस्टर फूथिंग यहाँ पे है ही नहीं है, अच्छा ये इसे कोई प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। कहती है तुमने मेरे ड्राइवर को क्यों मारा। वो कहता मेरी मर्जी में तुम्हारे ड्राइवर को मारूं, तुम्हारी कार ठोकूं, कुछ भी करूं। यार मैं मैंग फैमिली से हूँ, ठीक है चलो मेरे साथ नाइट स्पेंड करने का प्रॉमिस करो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। कहता हमारी यंग लेडी से पंगा मत लो। मैंग कहता क्यों, ये कहीं की तोप है क्या। टच करने वाला था तो वेनवन उसको थपड़ा मार देती है। थपड़ बजा रही थी, जैसे मैंग उसे उसके मारने वाला होता है गार्ड्स आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। येन कहती है इसका हाथ छोड़ दो, ये मैंग फैमिली का यंग मास्टर है। पर मैंग भी गुस्से से अपने गुंडों को बुला लेता है वहाँ पे। फिर मिस्टर फूथिंग के बॉडीगार्ड्स और मैंग के गुंडों में फाइट होने लगती है। मैंग के कहने पे गुंडे जैसे ही वेनवन को हाथ लगाने लगे थे वो खुद को छुड़ा के जाके मैंग की गर्दन पे निडल रख देती है। ये क्या कर रही हो। वेनवन कहते अपने गुंडों से कहो कि वो रुक जाएं, वरना मैं निडल तेरे आर पार कर दूंगी। तो मैंग कहता है सब रुक जाओ। इतने वहाँ पर असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स को लेके आ गया था और वो मैंग को पकड़ के ले जाते हैं। वेनवन कार में बैठ के रोती उसे हक करने लगी थी। वो सोचता है क्या ये मेरे सामने वीक बनने का नाटक कर रही है। कहते हस्बैंड मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, कोई मुझे बुली कर रहा था तो तुम इतना लेट क्यों आए। कहता हाँ मेरी गलती है, ओके इस बार तुम्हें माफ किया पर अगली बार से जल्दी आना। बोलता है तो उसे किस कर देती है, मेरा हस्बैंड कितना काइंड है, और उसे अकड़ लेती है। और फिर वो नींद में बड़बड़ा रही थी मिस्टर फूथिंग इस लाइफ में हम पक्का साथ रहेंगे। वो कस के उसका हाथ पकड़ लेता है, हाँ हम कभी अलग नहीं होंगे। इधर मैंग के डैड गुस्से में थे कि मेरा बेटा कहाँ पर गया। आदमी को भेजते हैं कि पता करो उस पर किसने अटैक किया है, क्योंकि किसी की इतनी हिम्मत नहीं हमसे पंगा ले सके। मैंग की मॉम को याद आता है कि मैंग यैन के साथ क्या था तो उसे कॉल करने लगी थी। इधर यैन तो वहाँ से भागा ही होती है, अपनी शेन फैमिली वालों को बताती है कि मैंग ने मिस्टर फूथिंग से पंगा ले लिया है। जैसे उन्हें मैंग के पेरेंट्स के कॉल आता है के बारे में पूछने लगे थे तो यैन झूठ बोल देती है। मैंग और वेनवन का कार एक्सीडेंट हो गया था जिससे फू फैमिली वाले मैंग को उठाकर ले गए और मैं तो बेहोश हो गई थी, मुझे तो बाद में पता चला। मैंग की मॉम कहती है मिस्टर फूथिंग तो रूथलेस साइको है और मैंग ने उसकी वाइफ को ऑफेंड कर दिया, अब तो वो बहुत बुरा फंस गया है। मैंग के डैड कहते हैं लगता है मुझे मिस्टर फूथिंग से माफी मांगनी पड़ेगी। इधर मैंग और उसके गुंडों को पीट पीट कर रस्सियों से बांध रखा होता है। मेरे डैड को पता चला तो मैं छोड़ेंगे नहीं। असिस्टेंट कहते तुम्हें पता भी नहीं तुमने किससे पंगा लिया है, मिस्टर फूथिंग से। उनकी वाइफ की तरफ कोई देखने की हिम्मत नहीं करता और तूने उसे टच किया, तूने साथ में नाइट स्पेंड करने के लिए पूछा। अब तो बॉस खुद ही तुझे सबक सिखाएंगे। एंड को जब पता चलता है कि मैंग ने वेनवन को बुली किया तो बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं। बताता है कि चिंता मत कीजिए, मैंग और उसके गुंडों को बेसमेंट में बांध रखा है। इतने वहां पर मिस्टर फूथिंग वेनवन को गोद में उठाकर लेके आ रहा था, उसे रूम में ले जाकर लिटा देता है। सैंडल निकाल कर उस ब्लैंकेट ढक दिया था। जैसे वो उसे किस करता है वेनवन उठ जाती है। वो थोड़ी नींद में थी तो कहता है मैं तुम्हारा बदला लेकर आता हूँ। मिस्टर फूथिंग आकर मैंग से पूछता है तूने मेरी वाइफ को साथ में नाइट स्पेंड करने के लिए पूछा था। मुझे नहीं पता था वो मिसेस फू है, अगर पता होता तो मुझे में इतनी हिम्मत ही कहाँ होती। मुझे छोड़ दीजिए, मैं आगे से ऐसी बकवास नहीं करूंगा। फूथिंग कहता ओके जरूर छोड़ूंगा, पर पहले तुम लोगों को मुझसे फाइट करनी होगी।
मैंग डर जाता है कि हमें इतनी हिम्मत कहाँ कि आपसे फाइट करें। पर फिर मिस्टर फूतिंग बार बार कह रहा था तो कहता ठीक है, बाद में मुकरना मत, हम सब एक साथ लड़ेंगे, तुम अकेले से। फूतिंग के बॉडीगार्ड्स उन सबकी रस्सी खोल देते हैं और एक साथ उस पर अटैक करने आते हैं। बट मिस्टर फूतिंग अकेला ही मैंग और उसके सारे गुंडों को धो डालता है कि मॉम डैड फू विला में जाते हैं, बट बॉडीगार्ड्स उन्हें अंदर निशाने दे रहे थे। फिर वहां पर वेनवेन के अंकल आंटी आकर कहते हैं इन्हें अंदर जाने दिया जाए, तो बॉडीगार्ड्स उन्हें अलाउ कर देते हैं। मैंग के डैड कहते हैं मेरा बेटा तो अंधा है, उसने गलती से मिसेस फू को ऑफेंड कर दिया था, इसलिए मैं शन फैमिली के साथ माफी मांगने आया हूँ। कहता है तो आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि मिस्टर फू और मिसेस फू सो गए हैं, तो कल आना। मैंग के डैड कहते हैं फिर हम यहाँ पर वेट कर लेंगे। गुस्से में थी, समझते क्या है। डैड कहते चुप बैठी रहो, फू फैमिली है। फैमिली वाले कहते हैं अब तो हम तुम्हें फू फैमिली के अंदर ले ही आए हैं, तो हमें चलना चाहिए, तुम लोग खुद ही बात कर लेना। कि मॉम कहती कहाँ जा रहे हो, मेरा बेटा इस सब में फंसा है, इसकी जिम्मेदार तुम्हारी बेटी यैन भी है, मेरे बेटे कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। इधर इतने सारे गुंडों को पीटने से मिस्टर फूतिंग के हाथ भी जख्मी हो गए थे। असिस्टेंट आकर कहता है बॉस, अगर यंग लेडी को पता चला आपने इतना ब्लडी सीन कर दिया है, कहीं वो डर ना चाहे। मिस्टर फूतिंग कहता है मैंने बोला ना, उसे अभी बुला कर लेके आओ। तो असिस्टेंट चला जाता है। मिस्टर फूतिंग सोचता है मैं भी देखना चाहता हूँ, अगर उसे मेरा ये रूप पता चला तो क्या वो मेरे साथ तब भी ऐसे बिहेव करेगी जैसे पहले करती है। असिस्टेंट वेनवेन को बुला लाता है। वो कहती है हस्बैंड बहुत लेट हो गया है, चलो चल के रेस्ट करते हैं। तुम्हें डर नहीं लग रहा? वेनवेन सोचती है मैं पास्ट में ये सब देख के डर गई थी, पर अब नहीं डरूंगी। और कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरे लिए सब कुछ किया है तो मैं क्यों डरूंगी। पकड़ के ले जाती है। इधर मैंग फैमिली और शन फैमिली वाले बाहर बैठे बैठे उनका इंतजार करते हुए थक जाते हैं। तो मैंग के डैड कहते हैं जियांग फैमिली वालों के मिस्टर फू की फैमिली से अच्छे रिलेशन हैं, तो हम कल को जियांग फैमिली वालों को लेके आएंगे इन्हें मनाने के लिए। और वो सब उठ के चले जाते हैं। वह नीडल से मिस्टर फूतिंग का इलाज करती है और उसके साथ ही लेट गई थी। मिस्टर फूतिंग जब उठता है तो देखता है वो उसके साथ सो रही है। उसे देखने लगा था बट वो उसे नींद में ही हक कर लेती है, वो भी उसे अच्छे से हक कर लेता है। मॉर्निंग में ग्रैंडपा हैरान, क्या कहा, मिस्टर फूतिंग अभी तक उठा नहीं है, वो तो जल्दी से सोता ही नहीं है, कहीं तुम्हें कोई गलत फहमी तो नहीं, क्योंकि मिस्टर फूतिंग तो जल्दी से सोता ही नहीं है। असिस्टेंट कहता है ग्रैंडपा मैं सच बोल रहा हूँ, मास्टर यंग लेडी का बेडरूम डोर अभी तक बंद है। खुश होने लगते हैं, लगता है मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मिलने वाला है। उसे कहते हैं अब उन दोनों को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है। वेनवेन उठती है तो उसे देख एकदम से चेक करने लग जाती है, क्या हम दोनों में है? क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो? कहती है नहीं नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं शॉवर लेने जा रही हूँ। जैसे भागने वाली होती है वो उसे पकड़ के बेड पे लेटा लेता है और खुद उसके ऊपर चढ़ गया था, तुम मुझसे नहीं भाग सकती हो, किस करने लग जाता है। जियांग की फैमिली वाले जियांग की फैमिली से हेल्प मांगने के लिए चाहते हैं, और जियांग की फैमिली वाले कहते हैं नहीं कि हम हेल्प नहीं करना चाहते, बात यह है कि मिस्टर फूतिंग कोई आम इंसान नहीं है, किसी की बात नहीं सुनता, तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकते। जियांग अपने ग्रैंडपा से कहती है मैंग मेरा अच्छा दोस्त है, इनकी हेल्प करनी चाहिए। पूछती है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जियांग के कहने पर उसके ग्रैंडपा मैंग फैमिली वालों के साथ में फू विला में चलने के लिए रेडी हो जाते हैं। दोनों ने साथ में नाइट स्पेंड कर ली थी। बेड पे ब्लड पड़ा देख वेनवेन कहती है मैंने इस बात का ध्यान नहीं दिया। वो कहता कोई बात नहीं, तो साफ हो जाएगा। दोनों साथ में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने आ रहे होते हैं तो मेट्स बातें करने लग जाती हैं। पर ऐसा हुआ है यंग मास्टर इतनी लेट उठे हैं, लगता है वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं, तो जल्दी से छोटा सा बच्चा यहाँ पे घूमता हुआ नजर आ जाएगा। वेनवेन कहती ग्रैंडपा मैं बहुत ज्यादा लेट उठी हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, यंग हो, यही तो एंजॉय करने की उम्र है। फूतिंग कहता है ग्रैंडपा आप गलत समझ रहे हो। ग्रैंडपा कहते मुझे सब पता है, इसको बोल दिया है वो तुम दोनों की बॉडी के लिए हेल्थी सूप बना देंगे, मुझे जल्दी से ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड खेलने के लिए मिलेगा। वेनवेन शर्मा रही थी। मिस्टर फूतिंग कहता है ग्रैंडपा लगता है आपका कुछ दिनों के लिए होम टाउन में वापस आने का टाइम आ गया है। तो ग्रैंडपा कहते हैं नलायक, मुझे भेज दे तू पहले। वेनवेन ग्रैंडपा को बता रही थी कि ये मैंने आपके लिए मील की लिस्ट बना दी है, आप यही वाला खाना तो आप हेल्दी हो जाओगे। ग्रैंडपा कहते हैं इस नलायक को तो मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। तो ऐसा नहीं ग्रैंडपा, इसलिए तो मुझे बताया कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है, असल में ये भी आपकी बहुत परवाह करता है। सिस्टर को बताता है कि जियांग फैमिली और मैंग फैमिली वाले आए हैं। मिस्टर फूतिंग कहता है चिंता मत करो, मैं जो भी आया हो मैं हमेशा अपनी वाइफ को ही साथ दूंगा। वेनवेन को यैन का कॉल आता है जो कहती है तूने मिस्टर फू को बता लिया, आप फोन भी नहीं उठा रही है। बट वो एकदम फोन कट कर देती है। उसे अंकल कॉल करते हैं तो वेनवेन कहती है जल्दी से मेरे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी मुझे वापस कर दो। कहते हैं तुम तो ऑलरेडी इतनी रिच बन गई हो, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी का क्या ही करोगी, मुझे हैंडल करने दो। कहती है अगर मिस्टर फूतिंग को पता चला कि तुम लोग मेरी ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी मुझे वापस नहीं कर रहे हो तो तुम लोगों का क्या होगा। वैसे भी मिस्टर फूतिंग ने तुम्हें सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दिया है। कहते हैं हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, पर तुम प्लीज मिस्टर फूतिंग को बोलकर मैंग को छुड़वा दो, क्योंकि उसे तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं पता थी जब उसने तुम्हें ऑफेंड किया था। सभी हमारी शन फैमिली की मैंग फैमिली से अच्छी बनती है, तो थोड़ी तो इज्जत रख लो। वेनवेन कहती है मैंग को मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता था, पर यैन को तो पता था ना, इसे रोका क्यों नहीं? जबकि मैंग के गुंडे मुझे टच करने वाले थे तभी यैन ने कुछ नहीं कहा, रोक लिया होता तो ये सब होता ही नहीं। कट कर देती है। फूतिंग जैसे ही आता है जियांग के ग्रैंडपा पूछते हैं तुम्हारी न्यू वाइफ कहाँ है, हमें भी मिलवा दो उससे।
मिस्टर फूतिंग कहता है वो कल रात की वजह से थोड़ा डर गई है। तो जियांग चिढ़ रही होती है कि मिस्टर फूतिंग की वाइफ तो मुझे बनना था और ये उसकी इतनी परवाह क्यों करता है। डैड मिस्टर फूतिंग को अपने बेटे मैंग को छोड़ने की भीख मांग रहे थे और उसे बदले में 50 मिलियन देने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। कहता तुम लोगों को क्या लगता है 50 मिलियन मुझे खरीद लोगे, और फाड़ के फेंक देता है। जियांग ये देख के चुटके उठ के चली जाती है कि इसके लिए 50 मिलियन से ज्यादा वेनवेन इंपॉर्टेंट है। कि ग्रैंडपा मैंग फैमिली वालों से कहते हैं तुम लोगों को सच में वेनवेन से माफी मांगनी है तो उसके ग्रैंडपा का हॉस्पिटल उसे वापस कर दो। मैंग की मॉम कहती बिल्कुल भी नहीं, वो हॉस्पिटल 100 ऑफ मिलियंस का है, थोड़ी ना किसी को दे देंगे। तो डैड उसके थपड़ा मार देते हैं और कहते हैं हम हॉस्पिटल देने के लिए रेडी हैं, बस मेरे बेटे को बख्श दो। फूतिंग असिस्टेंट कहता है उस मैंग को पकड़ के लेके आओ। मैं फिशेस को खाना खिला रही थी तभी जियांग आ जाती है। तभी जियांग आकर कहती है मैं और मिस्टर फूतिंग तो बचपन के फ्रेंड्स है ना, तो मैं तो यहाँ पे आती जाती रहती हूँ। कहती है तुम सच में कितनी बेशर्म हो, पिछली बार मिस्टर फूतिंग ने तुम्हें भगा दिया था, फिर से बेशर्मों की तरह मुंह उठाकर आ गई। जैसे देखती है वो सब लोग उधर आ रहे हैं तो वेनवेन को पकड़ के खुद को पानी में धक्का मराने वाली होती है। ऑलरेडी पता होता है इसलिए वो जियांग से खुद को जानबूझ के धक्का मरवा लेती है। तो पानी में गिरता थे ग्रैंडपा चिल्लाकर पड़ते हैं। फूतिंग भागकर आकर उसे बचाने लग जाता है। जियांग कहती है मैंने इसे नहीं गिराया, ये खुद गिरी है, ये बस तुम्हारी दया और विश्वास पाने के लिए सब कर रही है। फूतिंग उसे गोद में उठाकर बाहर ले आता है। ब्लेजर उड़ा दिया था, वेनवेन को लेके जाने लगा था तो जियांग कहती है मैंने सच में धक्का नहीं मारा, तुम बता क्यों नहीं देती कि तुम खुद गिरी हो। वेनवेन कहती है हाँ इसने मुझे नहीं गिराया, मैं खुद गिरी हूँ। ग्रैंडपा के कहने पे मिस्टर फूतिंग वेनवेन को अंदर ले जाता है बट दोनों ग्रैंडपा जियांग को डांटते हैं कि तुम्हें अब वेनवेन से माफी मांगनी चाहिए। इधर मैंग पूरी तरह से पट्टियों से कवर था। मॉम रो रही होती है कि डॉक्टर ने बताया कि इतना जख्मी हो गया अब ये कभी भी फ्यूचर में बाप नहीं बन पाएगा, तो उसकी शादी भी नहीं हुई, इसके साथ ये हाल हो गया। फूतिंग सच में बहुत डेंजरस है, बिल्कुल मत छोड़ना। मैंग के डैड कहते हैं इसमें मैं क्या कर लूंगा, सबको पता है मिस्टर फू सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो इससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता। मैंग की मॉम कहती है मेरे बेटे का हाल उस वेनवेन की वजह से हुआ है तो मैं उससे बदला लेके रहूंगी। फूतिंग को काम करते हुए वेनवेन देखने लगती है और सोचती है मैं सच में कितनी स्टूपिड थी पिछली लाइफ में, मुझे इतना परफेक्ट हस्बैंड मिला है तब भी मैं से डर के भाग रही थी। हाथ पकड़ के बाहर आते हैं, कहते तुम ठीक तो हो ना, और उसे जियांग के ग्रैंडपा से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि मेरा फ्रेंड है। ग्रैंडपा कहने पे जियांग धीरे से वेनवेन से माफी मांगती है। मिस्टर फूतिंग कहता है इतना धीरे बोल रही हो किसी को आवाज नहीं आ रही है। जियांग गुस्से से कहती है सॉरी मुझसे गलती से तुम गिर गई थी। कहती है मैंने तुम्हें माफ कर दिया पर आगे से मुझे मिसेस फू बोलना। तो उसके ग्रैंडपा उसे ले जाते हैं वहां से। जियांग कहती ग्रैंडपा आपको तो पता है मैं उसे बहुत टाइम से लाइक करती आ रही हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं उसकी शादी हो गई है तो उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ मत सोचो। अब जाती वेनवेन कहती है मिस्टर फूतिंग चलो चलते हैं। वो सोचता है मिस्टर फूतिंग अब मुझे हस्बैंड नहीं बोल रही है ये। वेनवेन कहती है तो मेरे ग्रैंडपा का हॉस्पिटल मुझे वापस मिल गया है। मिस्टर फूतिंग कहता है तुम्हें अच्छा लगा। तो कहती है अगर नहीं लगा होता तो कहता है फिर मैं उस नमूने मैंग को वापस पकड़ लाऊंगा, तब तक धोऊंगा जब तक तुम सेटिस्फाई नहीं होगी। कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए। वो उसे पकड़ के अपनी बाहों में खींच लेता है। मैं ब्लश करने लगी थी और कहती बहुत देर हो गई है, चलो आज का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। फूतिंग अपनी शर्ट के बटन खोल के बेड पर लेट जाता है। चलो शुरू करो। डिटेल से उसका इलाज करने लग जाती है। जैन और अंकल आंटी मैंग फैमिली में आते हैं उसका हालचाल पूछने के लिए, पर जैसे वो मैंग की हालत देखते हैं तो डर जाते हैं। फूतिंग ने उसका क्या हाल कर दिया है। फैमिली वाले कहते हैं हमारे बेटे का हाल उस वेनवेन की वजह से हुआ है तो हमें तुम लोगों की हेल्प चाहिए ताकि वेनवेन से बदला ले सकें। बताओ क्या वेनवेन को कोई दुश्मन है जिसकी हेल्प से हम उसे हर्ट कर सकें। कहती हाँ एक है, उसकी क्लासमेट लीजा फ्रेंड को कॉल कर कहती है मुझे तुमसे और वेनवेन से माफी मांगनी है। वेनवेन मिस्टर फूतिंग का इलाज कर रही थी, जैसे उठ के जाने लगती है वो उसका हाथ पकड़ के रोक लेता है और कहता है तुम भाग रही हो। तो कहती है तुम इतनी जल्दी उठ गए। फूतिंग कहता है तो क्या करता, मुझे अकेले नींद नहीं आती है। करके बेड पे लेटा लेता है। जैसे वो उसे किस करने वाला होता है वेनवेन का फोन बजने लगा था। फूतिंग गुस्से में होता है पर वेनवेन फोन उठाती है, बताती है कि लीजा को पता नहीं क्या हो गया, वो अचानक से तुमसे माफी मांगने को बोल रही है, जो तो लगता है कुछ गड़बड़ है। वेनवेन कहती है वो लीजा बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो वो माफी मांगने के मूड में होगी, बट फिर भी हमें वहाँ पे जाना चाहिए। मैं भी देखना चाहती हूँ आखिर लीजा करना क्या चाहती है। फूतिंग पूछता है तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है फ्रेंड मुझे जाने दोगे ना तुम। वो कहता है जब भी तुम्हें काम होता है तब भी मुझे हस्बैंड बोलती हो बस। मैंने उसे किस कर देती है। अब ठीक है। वो कहता है ओके पर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। कहती है ठीक है चलना मेरे साथ, बट तुम्हें थोड़ा टाइम छुप के रहना पड़ेगा वरना मैं उस लीजा को एक्सपोज कैसे करूंगी। फिर वो दोनों लीजा के पास आती हैं। तुमने माफी मांगने के लिए बुलाया है ना तो बोल क्यों नहीं रही हो अब। कहती है पहले जो भी हो उसके लिए सॉरी। कहती है कि मैं यहाँ से फौरन जा रही हूँ तो सोचा हमारे बीच के सारे गिले शिकवे दूर कर दूं, और उसे ऐसे माफी टी पीने को देती है। टी पीने लगी थी पर रुक जाती है। लीजा सोचती है कहीं से शक तो नहीं हो गया। फिर वो दोनों टी पी के वहां से जाने लगी थी। लीजा कहती है अभी कहाँ जा रही हो, अभी तो खेल स्टार्ट हुआ है। तो लीजा ने टी में नशा मिला दिया था जिस वजह से उन दोनों का सिर घूमने लगता है। दोनों बेहोश हो जाती हैं।
और उसके गुंडे आकर उन दोनों को पकड़ के लेके जाते हैं। इनफैक्ट लीसा ने इन दोनों का किडनैप मैंग के डैड के कहने पे किया था। कहते हैं उसकी वीडियो बना के मुझे सेंड कर दो, तब मैं तुम्हें पैसे भेज दूंगा, तो तुम यहाँ से फौरन भाग जाना। वैन वैन और उसकी फ्रेंड को लीशा और गुंडों की टोली के पास ला के दे देती है। वीडियो देखती हुए खुश हो रही थी, पर जैसे गुंडे उसके साथ कुछ करने वाले थे, अचानक से वीडियो कट हो जाती है। वो अंदर जाके देखने लगती है तो पता चलता है गुंडे घुटनों के ऊपर बैठे हैं और बताते हैं कि वो लड़कियां तो बहुत पावरफुल हैं। कहते हैं तुमने हमें उस 2 लड़कियों की आइडेंटिटी नहीं बताई और इस सब में फंसा दिया। लीसा कहती है क्या बकवास कर रहे हो, मैंने ये सब करने के लिए तुम्हें पैसे दिए हैं। नन वहां पर आती है, लीसा डर जाती है तो कहती है तुम तो मुझे देख के हैरानी हो गई होगी, तुमने जो टी में नशा मिलाया था वो फेक था और इस सब में तुमने मुझे नहीं फंसाया है, मैंने तुम्हें उल्टा फंसाया है, ये मेरी गेम थी। गुंडों से कहती है घुटनों के बल के बैठे हो, पकड़ लो इसे। पर वो गुंडे तो हिलते नहीं है। फिर वो अपने मेन गुंडे से कहती है, पर उसे तभी कोई भड़का देता है। तो हैरान थी इसे किसने शूट किया। डर के मारे कहती है ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इन सब ने मुझे मजबूर किया था, वरना मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी क्लासमेट हूँ, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से, कभी भी अपना थोपड़ा नहीं दिखाऊंगी। कहती है अफसोस की बात है, मुझे तो अपना बदला लेना है, मैं ड्रामा की इनोसेंट फीमेल लीड नहीं हूँ जो इतना सब कुछ सहने के बाद सामने वाले को जाने दूँ। और असिस्टेंट को आवाज लगाती है जो उसे चाकू ला के देता है। वो चाकू गुंडों को देख के कहती है एक ही करके सभी से मारो, पर सिर्फ जख्मी करना है, ध्यान रखना कि इसकी जान ना चली जाए। तो वो गुंडे चाकू उठाकर लीसा को पकड़ लेते हैं। ला रही थी उसकी चीखें सुन बाहर मिस्टर फूतिंग बैठा स्माइल कर रहा होता है। आखिर वाइफ किसकी है इतनी बेडास। वैन कहती है इसके साथ तो मुझे और खेलना था, पर मुझे अपने हस्बैंड के पास जाना होगा, तो तुम सब इसका ध्यान रखना, मैं चलती हूँ। भी वहाँ पर मिस्टर फूतिंग आ जाता है। उसे हेल्प मांग रही थी बट वो उसे भड़का देता है और ऑर्डर देता है कि इसकी जीप काट दो। तो बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर फूतिंग वैन से कहता है पास आओ जरा। वो सोचती है मेरा हस्बैंड कितना औसम है, पास्ट लाइफ में मैं बेवकूफ़ थी जो समझती थी कि क्रूअल है। उसके पास आकर कहती है फ्रेंड भी होश हो गई है तो मुझे उसे नीडल से होश में लाना पड़ेगा। मिस्टर फूतिंग कहता है तुम्हारी फ्रेंड क्या तुम्हारे लिए मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कहती है ऐसा नहीं है, तुम तो मेरे लिए मुझसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो वैन अपनी फ्रेंड को बाहर लेके आने लगती है। पूछती है ये मिस्टर फू इतने गुस्से में क्यों लग रहा है। वैन उन दोनों का आपस में इंट्रोडक्शन करवाती है, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरा हस्बैंड है। फ्रेंड मिस्टर फू से हेलो करती है बट वो गुस्से से देख रहा होता है उसे कहता है इसे इसके घर छोड़ाओ। जब असिस्टेंट उसे कार में लेके जा रहा था तो वो पूछती है मिस्टर फूतिंग मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहा था। असिस्टेंट कहता है लगता है बॉस तुमसे जेलस हो रहे थे। वो हैरान। मिस्टर फूतिंग कहता है वाइफ उस लीजा की वजह से हमारा किस कंप्लीट नहीं हो पाया था, बताओ मैं उसे कैसे पनिश करूँ। वो कहती है क्या बोल रहे हो। तो वो उसे पकड़ के किस करने लगा था। तो कहती है गुस्सा मत हो, चलो मैं तुम्हें हक कर लेती हूँ। गुस्से में था तो कहती है ओके किस करते हैं फिर। बट वो मुंह बना रहा था तो वो उसे किस करने लग जाती है तो मान जाता है। पूछती है क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। वो कहता है क्या लगता है। तो कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो सीधे सीधे बोल दो ना, गुस्सा क्यों हो जाते हो। वो दिन उसके कान में कुछ बोलता है तो वो शर्माने लग जाती है और फिर वो उसे गोद में उठाकर घर पे लेके आने लगा था। कहती है बॉस हमने आपके लिए खाना बना दिया है। तो कहता है मैं और मेरी वाइफ अभी रेस्ट करेंगे। रूम में लाके बैठा देता है। वो कहती है मिस्टर फूतिंग। तो कहता है मुझे हस्बैंड बोलो। तो कहती है हस्बैंड मुझे डर लग रहा है। तो पूछता है काहे का डर। तो सोचती है बार तो तुम मुझे जल्दी से छोड़ ही नहीं रहे थे। मिस्टर फूतिंग उसकी मुंडी पकड़ के किस करता हुआ उसे बेड पे लेटा लेता है। दोनों के रूम में से आवाजें सुनकर ग्रैंडपा बड़ा खुश हो रहे थे और असिस्टेंट से कहते हैं वो दिन दूर नहीं जब मैं अपने ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलूंगा। रात में वो दोनों सो रहे होते हैं। मिस्टर फूतिंग को अपने बचपन का सपना आता है क्योंकि पास्ट में वो बचपन में अचानक से उठ जाता था। मॉमी मुझे बहुत डर लग रहा है। तभी वो डरता अपने मॉम डैड के रूम में जाने लगा था। फिर उसकी मॉम उसे पकड़ लाती है। मॉमी डैडी आंटी के साथ क्या कर रहे थे। बट उसकी मॉम ने उसे रोते हुए हक कर लिया था। फिर मिस्टर फूतिंग की मॉम की आंटी के साथ यानी स्टेप मॉम के साथ फाइट हो जाती है बट वो उसे मार रही थी और डैड आकर उल्टा मॉम को ही मारते हैं। फूतिंग आकर अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने लग जाता है, मेरी मॉमी को बुली मत करो, मैंने उसे भी मारा था। डैड के साथ फाइट करती हैं बट वो जख्मी हो गई थी तो वो मेडिसिन लगा रहा होता है। उसकी मॉम कहती है हमेशा याद रखना वो एक मिस्ट्रेस है और तुम्हारे डैड एक नंबर के स्कमबैग। कुछ दिनों बाद डैड आंटी और उसके बेटे शाओ को घर पे ले आए थे रहने के लिए, पर शाओ हमेशा फूतिंग से घर की चीजों को लेकर उसे फाइट करने लग जाता था और बोलता है कि तुम्हारे डैड और मेरी मॉम जल्दी शादी करने वाले हैं, तुम्हें और तुम्हारी मॉम को इस घर से बाहर फेंकवा दूंगा। कहता मेरे मॉम डैड कभी डाइवोर्स नहीं करेंगे। मैं वो उसे धक्का मार देता है। लग गया था तो डैड आकर शाओ की साइड लेते हैं। आंटी भी फूतिंग को धक्का मार देती है तो मॉम आकर अपने बेटे के लिए उनसे फाइट करने लगी थी। लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, मॉम कहती है तुम अपने बेटे की बजाय किसी और के बेटे की साइड ले रहे हो, लगता मुझे और मेरे बेटे को इस घर में और रुकना चाहिए। वो फूतिंग को वहां से ले गई थी। फिर जब उसकी मॉम उसे कार में लेके जाने लगी थी तो कहती है मैं किसी की जरूरत नहीं है, हम दोनों साथ में रहेंगे बस। आंटी बहुत ज्यादा हंस रही होती है क्योंकि उनकी कार के ब्रेक नहीं लग रहे होते, एक्सीडेंट हो जाता है। मॉम फूतिंग को तो बचा लेती हैं, खुद वो नहीं बच पाई थी। वो सब वहाँ पे आते हैं तो ग्रैंडपा उसके थप्पड़ मार देते हैं, तुम्हारी जैसी मिस्ट्रेस ने हमारी फू फैमिली को बर्बाद कर दिया।
इसलिए डैड, आंटी और शाओ को फू फैमिली से बाहर निकाल दिया था ग्रैंडपा ने। फूतिंग सपने में बहुत ज़्यादा डर रहा था। वैनवन कहती है, मिस्टर फूतिंग क्या हुआ तुम्हें? कहता है तो उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। वो कहता कुछ नहीं, बस डरावना सपना था। वो पूछती है किसका सपना था? तो कहता है मेरी मॉम का। देन वो उसे हक कर लेती है, तुमने कभी मुझे अपनी मॉम के बारे में नहीं बताया। मिस्टर फूतिंग कहता है मेरी लाइफ में ग्रैंडपा और तुम हो सिर्फ, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वैनवन कहती है हाँ कभी नहीं छोड़ूंगी, और सोचती है मैं पता करके रहूंगी तुम्हारी मॉम को किसने मारा है, ताकि तुम्हें तुम्हारे अंदर के डीमन से छुटकारा मिल जाए। किस करने वाला था तो कहती है क्या कर रहे हो, ग्रैंडपा बाहर हमारा वेट कर रहे हैं। फिर भी उसे किस करने लग जाता है। ब्रेकफास्ट करते हुए कहती है इसका मतलब तुम और तुम्हारी मॉम की कार के ब्रेक फेल हो गए थे। ग्रैंडपा कहते हैं सब मेरी गलती है, उस टाइम मुझे बिजनेस के लिए फॉरेन नहीं जाना चाहिए था। कुछ भी नहीं होता। मिस्टर फूतिंग कहता है ग्रैंडपा इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो उस कमबैक और उसकी मिस्ट्रेस की है। कहती है ये कोई एक्सीडेंट ना हो, किसी ने जानबूझ के कार ब्रेक फेल करवाए हो। कहते मुझे भी शक था, इसलिए मैंने किसी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा था, पर कोई भी सबूत हासिल नहीं लगा, जिससे सबको लगा कि एक्सीडेंट ही है। और फिर पूछते हैं तुम्हारी क्लासमेट ने तुम्हें किडनैप करवा लिया था। वैनवन कहती है वो सब तो मेरा ही प्लान था, मिस्टर फूतिंग भी मेरे साथ था, भला इसके होते हुए किसकी इतनी हिम्मत है। मिस्टर फूतिंग कहता है मैंने पता किया लीजा को किसने भेजा था। वैनवन कहती है मैंग फैमिली वालों ने। मिस्टर फूतिंग हैरान, इसी कैसे पता। ग्रैंडपा कहते हैं मैंग फैमिली वालों ने तो हद ही कर दी है, बार बार मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को परेशान करके रख रखा है। इधर मैंग फैमिली वालों को पता चलता है कि सारी कंपनियों ने उनके साथ कॉपरेशन कैंसिल कर दिए हैं और अब उन पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया है। तो वो लोग समझ आते हैं कि मिस्टर फूतिंग को लगता है सब कुछ पता चल गया और वो बदला लेने के लिए सब कर रहा है। असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स लेके आता है तो उनका वेलकम करने लगे थे। असिस्टेंट कहता है अब नाटक करना बंद करो, तुम लोगों ने लीजा को भेजकर हमारी यंग लेडी को हर्ट करने की कोशिश की थी, अब वो लीजा पकड़ी गई है, उसने सब सच बक दिया है। और बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देता है उनके घर में तोड़फोड़ करने का। मैंग के डैड कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है। तो असिस्टेंट उसे प्रॉपर्टी पेपर सिखाता है, ये विला मिस्टर फूतिंग के अंडर में आ गया है। बॉडीगार्ड्स अब इन लोगों को घर से बाहर फेंक दो, जब सड़क पे इधर उधर भटकेंगे ना तभी होश आएगा इन्हें। तो बॉडीगार्ड्स ने पकड़ के ले जाते हैं। इधर शेन फैमिली वालों को पता चलता है कि मिस्टर फूतिंग ने मैंग फैमिली वालों को सड़क पे ला दिया है, कि उन लोगों को खाने के भी लाले पड़ गए हैं, और अगर उन्हें पता चला कि मैंग फैमिली की हमने हेल्प की थी तो हमारा तो कट गया। जैन कहते अब तो बचने का एक ही रास्ता है, हमें उस वैनवन को उसके ग्रैंडपा को हॉस्पिटल वापस करना पड़ेगा। डैड कहते हैं पर वो हॉस्पिटल तो हमने ऑलरेडी बेच दिया है। तो वो कहते हैं ऐसा करते हैं सारी प्रॉपर्टी बेचकर हॉस्पिटल खरीद लेते हैं, क्योंकि वो मिस्टर फूतिंग तो साइको है, पता चला हमारे काम तमाम कर दिया। असिस्टेंट आगे बताता है कि मैंग फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया गया है। ग्रैंडपा कहते हैं उन्होंने जो हरकत की है मुझे लगता है अब भी ये कम है। असिस्टेंट कहता है और पता चला है कि सबके पीछे यान का भी हाथ था। मिस्टर फूतिंग कहता है शेन फैमिली वालों को पकड़ के लेके आओ। असिस्टेंट कहता है शेन फैमिली वाले खुद ही आ रहे हैं यहाँ पे। वैनवन कहती है मुझे पता है वो लोग सजा से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। ग्रैंडपा मिस्टर फूतिंग शेन फैमिली वालों को मुझे अकेले हैंडल करने दो। मिस्टर फूतिंग का तो कुछ गलत हो तो मुझे बताना। तो कहती है ये फू फैमिली है, उन लोगों की हिम्मत ही नहीं होगी कुछ करने की। उन लोगों के जाने के बाद वैनवन असिस्टेंट से कहती है शेन फैमिली वालों को अंदर बुला के बोलो कि मैं रेस्ट कर रही हूँ तो बाहर वेट करें। शेन फैमिली वाले अंदर आके बैठते हैं और मेट से कहते हैं मैं कोई चाय पानी को तो पूछ लो। मेट कहती है तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा और मैडम अभी अंदर रेस्ट कर रही है तो चुपचाप वेट करो। वो लोग कहते हैं हम शेन के आंटी अंकल हैं, सबसे ज़्यादा क्लोज रिलेटिव, उसे बुलाओ। मेट कहती है फू फैमिली के रूल्स फॉलो किए जाते हैं, अगर तुम लोगों से यहाँ पे वेट नहीं हो रहा तो बाहर निकल सकते हो। तो यान उसके थप्पड़ मार देती है, तुम फू फैमिली के नौकर होके हमसे बहस करोगी। दूसरी मेट्स कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमारी मेन मेट को मारने की, वो पिछले कई सालों से फू फैमिली में जॉब कर रही हैं। यान कहती है तो नौकरानी है, मैंने मारा तो क्या हो गया, क्या तुम मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत करोगी। वैनवन कहती है ये नहीं कर सकती पर मैं कर सकती हूँ, और आके यान के जोरदार थप्पड़ा मार देती है। जैसे यान मारने लगी थी उसका हाथ पकड़ लेती है, क्या मेरे एक थप्पड़े से तुम होश में नहीं आई, दोबारा खाओगी, और उसे फिर से थपड़ा देती है। आंटी यान को बचाने लग गई थी कि ये तुम्हारी कजन है, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो। वैनवन कहती है अरे कजन के चक्कर में आंटी मैं तुम्हें तो भूल ही गई, तुम्हें भी तो सबक सिखाना है। आंटी कहती है मैं तो उससे बड़ी हूँ, तो मुझ पे हाथ कैसे उठा सकती है। वैनवन कहती है सही कहा, मैं बड़ों पे हाथ कैसे उठा सकती हूँ। और आंटी मेट से कहती है आप ही जाके इन्हें सबक सिखाइए। अंकल कहते हैं अब क्या तुम हमारी फैमिली को एक मेड से पिटवाओगी, बट सीनियर मेड आकर आंटी के थपड़े पे थपड़ा बचा डालती हैं। अंकल कहते हैं तुम ये सब गलत कर रही हो। वैनवन कहती है अच्छा गलत मैं कर रही हूँ, सीनियर मेड ने बचपन से मिस्टर फूतिंग को पाला है, मिस्टर फूतिंग इन्हें अपनी मॉम की तरह समझता है। मिस्टर फूतिंग के अलावा कोई इन्हें नखरे नहीं दिखाता, पर कजन ने घर में आते ही इनके थप्पड़ मार दिया, और तो और मुझे यानी कि मिसेस फू को भी ऑफेंड किया है। अगर मैं अपनी कजन को सबक नहीं सिखाती तो मुझे नहीं लगता मेरा हस्बैंड सिर्फ 2-3 थप्पड़ों में तुम लोगों को जाने देगा। अंकल कहते हैं अब तो तुमने यान को सबक सिखा दिया ना, तो अब इस मामले को रफा दफा करो। वैनवन कहती है जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती, वरना तो मुझे ये मामला अपने हस्बैंड तक ही पहुंचाना पड़ेगा, और तुम लोगों को तो पता ही है मेरा हस्बैंड कैसे लोगों को बचाता है। यान माफी मांगने से मना कर रही थी। अंकल उसे डांटते हैं तो कहती है सॉरी।
फिर अंकल उसे उसके ग्रैंडपा के प्रॉपर्टी पेपर्स देते हैं तो वैन आंटी मेड को दे देती है। अंकल कहते हैं मुझे तुमसे एक और बात करनी है। वैन कहती है अच्छा मुझे भी एक बात करनी है, मैं तुम्हारी शेन फैमिली के साथ रिश्ता नाता तोड़ना चाहती हूँ। आंटी कहती बिल्कुल भी नहीं, हमारी शेन फैमिली ने तुम्हें पाल पोस के इतना बड़ा किया है, अब तुम्हारी फू फैमिली में शादी हो गई है तो तुम अब भाव खा रही हो। अंकल कहते हैं ऐसा मत करो, फैमिली में तो झगड़े होते रहते हैं, मैं और तुम्हारी आंटी ने सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए तो किया है। वैन कहती है अच्छा, तभी तो आंटी मुझे रोज सुबह जल्दी उठा देती थी और स्कूल जाने से पहले मुझे पूरी शेन फैमिली के लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता था। जैन को बस से स्कूल भेजते थे पर मुझे पैदल जाना पड़ता था। क्या शेन फैमिली का बिजनेस बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था कि मुझे अपनी ट्यूशन फीस के लिए खुद पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ी। और ये सब काफ़ी नहीं था कि तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी भी हथिया ली। मैंने देने से मना किया तो मुझे ऊपर से फेंक के मारने की कोशिश की। और मैं यहाँ तुमसे प्यार से बात करने नहीं आई हूँ, ऑर्डर देने आई हूँ कि तुम्हें साइन करने पड़ेंगे। अंकल कहते हैं अब क्या तुम फू फैमिली का सहारा लेके हमारी शेन फैमिली को बुली करोगी। वैन कहती है बुरा आइडिया नहीं है। अंकल कहते हैं तुम्हें डर नहीं है, मैं मीडिया में जाकर सब कुछ बता दूंगा तो सब लोग जान जाएंगे कि तुम कितनी आसान फरामोश हो। इससे फू फैमिली की रेपुटेशन भी खतरे में आ सकती है और लोग मेरी बात का यकीन भी करेंगे क्योंकि हमारी शेन फैमिली फू फैमिली की रिलेटिव है। वैन कहती है अरे नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो बहुत बुरी बात हो जाएगी। वो सब हंसने लगते हैं। वैन कहती है तुम लोगों को क्या लगा मैं ये सब बोलूंगी? लगता है तुम लोगों को फू फैमिली के बारे में सही से पता नहीं है। कोई मीडिया वाले की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो फू फैमिली में आके दखलंदाजी करे। और ये तुम्हारा लास्ट चांस है, अगर तुमने इस पर पेपर्स पे साइन नहीं किए तो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि तुम लोग सही सलामत फू फैमिली गेट से बाहर जा भी पाओगे या नहीं। देन अंकल लड़के मेरे साइन कर देते हैं। वैन कहती है अब निकलो यहाँ से। जैसे वो लोग उठ के जाने लगे थे मिस्टर फूतिंग और ग्रैंडपा नीचे आ जाते हैं। वैन कहती है मैंने बोला था ना मैं हैंडल कर लूंगी। मिस्टर फूतिंग कहता है तुम क्या इन लोगों को ऐसे जाने दोगी? ग्रैंडपा कहते हैं तुम बहुत ज्यादा काइंड हो। मिस्टर फूतिंग कहता है वाइफ अब आगे का मुझे सॉल्व करने दो। अंकल कहते हैं मिस्टर फूतिंग तुम क्या बोल रहे हो, वैन ने प्रॉमिस किया था कि वो हमें जाने देगी। मिस्टर फूतिंग कहता है वो तो वैन ने बोला था, मैंने थोड़ी ना। और असिस्टेंट से कहता है इन लोगों ने मैंग फैमिली वालों को साथ दिया था ना लीजा से बोल के मेरी वाइफ को बुली करने का, तो असिस्टेंट इन सबको सबक सिखाना है। असिस्टेंट के ऑर्डर पे बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर फूतिंग कहता है अब तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा मैंने ऐसे डील किया? तो कहती है हस्बैंड आई लाइक यू सो मच और उसे किस कर देती है। मिस्टर फूतिंग कहता है वाइफ लगता है तुम्हें अब मेरा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। वो कहती है पर तुम्हारी बीमारी तो ठीक हो गई है ना ऑलरेडी। बट वो उसे गोद में उठा लेता है। ये सब तुमने स्टार्ट किया, अब डील भी तुम्हें करना पड़ेगा ना। वो कहती है अगर तुम्हें बीमारी वापस आ रही है तो तुम मुझे ऐसे गोद में उठा रहे हो, मेरी लेग्स है मैं खुद चल सकती हूँ। पर वो उठा के ले जाता है। पर ग्रैंडपा हंस रहे होते हैं कि जब से वैन हमारे घर पे आई है मिस्टर फूतिंग बहुत ज्यादा नॉटी होता जा रहा है। और असिस्टेंट से कहते हैं मैंने तुम्हें जो बोला था अरेंज हो क्या? असिस्टेंट कहता है 3 दिन में आपकी बर्थडे पार्टी है, उसका सब अरेंजमेंट हो गया है। पर एक बात और पूछनी है कि मिस्टर फूतिंग के डैड स्टेप मॉम और उसके बेटे शाओ को पार्टी में इनवाइट किया जाए या नहीं? ग्रैंडपा कहते हैं अगर उसे बुलाया तो मिस्टर फूतिंग सैड होगा, उन लोगों को अंदर मत घुसने देना। इधर जियांग रोती हुई ड्रिंक कर रही थी कि मिस्टर फूतिंग उसे भाव नहीं देता। तभी एक लड़का आकर उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए कहता है बट वो मना कर देती है। पर उस लड़के के इशारे करने पे वेटर उसके ड्रिंक में नशा मिला देता है जिसकी वजह से वो नशे में हो जाती है। वो गुंडा आकर उसका फायदा उठाने लगा था तो शाओ आकर जियांग को उस गुंडे से बचा लेता है और उसे अपने साथ कार में ले जाता है। पर जियांग नशे में थी इसलिए वो उसे किस करने लग जाती है और दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। मॉर्निंग में जब जियांग को होश आता है तो उस पर चिल्लाने लगी थी कौन हो तुम, मैं पुलिस को बुला लूंगी। वो बताता है कि कल मैंने तुम्हें बार में गुंडे से बचाया था, तुम्हारा घर नहीं पता था तो होटल में ले आया। जियांग को यकीन नहीं आ रहा था तो उसे वीडियो दिखा देता है। जियांग कहती है पर मुझे लगा कि वो मिस्टर फूतिंग था। शाओ कहता नशे में तुमने मुझे कोई और समझ लिया है ना जियांग। वो कहते तुम मुझे जानते हो? तो कहता है तुम भी मुझे जानती हो, बस तुम भूल गई, तुम्हें याद नहीं बचपन में हम साथ खेलते थे। तो कहती है शाओ तुम फौरन से वापस कब आ गए? वो कहता है मैं तुम्हारे लिए वापस आया हूँ और झूठ बोल देता है कि मैं तुम्हें बचपन से लाइक करता आ रहा हूँ, तभी तो मैंने तुम्हें बचाया है, बट तुम मिस्टर फूतिंग को लाइक करती थी। जियांग कहती है अगर तुम सच में मुझे लाइक करते हो तो तुम्हें मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ तुम बर्थडे पार्टी में सबके सामने उस वैन को एम्बेरस करो। तो वो भी प्रॉमिस कर देता है और सोचता है आखिर ये मेरे चक्कर में फंसी गई। असिस्टेंट कहता है यंग लेडी बॉस ने जो अपनी मॉम के कार एक्सीडेंट के बारे में इन्वेस्टिगेट करने को बोला था आज कई सालों बाद उसका रिजल्ट आ ही गया है। तो वो एक्सीडेंट नहीं था, एक लॉन्ग नाम के सर्वेंट का उसमें हाथ था और उसे स्टेपमॉम ने ऑर्डर दिया था। वैन कहती है तो पार्टी में उसे एक्सपोज करेंगे, तुम पहले उस लॉन्ग नाम के सर्वेंट को ढूंढो। इधर लॉन्ग स्टेपमॉम को कॉल करता है तो कहती है तुम्हें बोला था ना मुझे दोबारा कॉन्टेक्ट मत करना। वो कहता है मुझे पैसों की जरूरत है। वो कहती मैंने पहले तुम्हें 10 मिलियन देके गायब होने को कहा था, बट लॉन्ग उसे 30 मिलियन मांगने लग जाता है। वो कहती इतने पैसे, ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगी, उसके बाद शक्ल मत दिखाना। लॉन्ग कहता है पर तुम्हें मेरे साथ एक नाइट भी स्पेंड करनी पड़ेगी। वो कहती तुम्हारे जैसे सर्वेंट की तो औकात नहीं है मुझे टच करने की। लॉन्ग कहता है देख लो मैं मिस्टर फूतिंग को बता दूंगा कि तुमने उसकी मॉम को मरवाया है। तो कहते ठीक है मुझे एड्रेस दो मैं पहुंचती हूँ। और वो लॉन्ग के साथ नाइट स्पेंड करके उसे 30 मिलियन दे देती है।
और कहती है अब फुट लो यहाँ से। लॉन्ग कहता है मुझे तुम अच्छी लगी, अब मैं कभी भी तुमसे मिलने आ सकता हूँ, वरना मैं सबको बता दूंगा आज जो हमारे बीच में हुआ है। लॉन्ग जा रहा था तभी इन्वेस्टिगेटर उसे देख लेता है और असिस्टेंट को बता देता है कि वो पकड़ा नहीं गया अभी तक, कि वो हाथ से निकल गया। वो कहती है ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी तक उसे पकड़ लेना है। मिस्टर फूथिंग कहता है किसी पकड़ने की बात कर रही हो? तो कहती है किसी की नहीं, तुम क्या कर रहे हो? तो कहता है हमारी शादी की प्लानिंग। वो कहती है इतनी जल्दी, अभी तो ग्रैंडपा की पार्टी भी नहीं हुई है। तो कहता है ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी के बाद ही हमारी शादी होगी। क्यों, तुम्हें नहीं करनी है क्या? तो कहती है मुझसे तो रहा ही नहीं चाह रहा है कि मैं कब तुम्हारे लिए वेडिंग ड्रेस पहनूंगी। तो मिस्टर फूथिंग उसे बेड पे गिरा के किस करने लग जाता है। ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी हो रही होती है, तभी वहाँ पर जियांग अपने ग्रैंडपा के साथ आती है, पर सिक्योरिटी गार्ड्स डैड, मिस्टर्स और शाओ को अंदर नहीं जाने दे रहे थे, इसलिए डैड ग्रैंडपा कॉल करते हैं, पर ग्रैंडपा उनका फोन काट देते हैं। तभी ग्रैंडपा पार्टी में आते हैं तो सब लोग उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करने लगे थे। डैड बोलने लगे थे पर ग्रैंडपा उसे इग्नोर करते हैं और स्टेज पे जाके सबको बताते हैं कि आज मैं आप सबको अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से मिलवाना चाहता हूँ। फिर वैन वैन की एंट्री होती है तो सब लोग उसके लिए क्लैपिंग करते हैं। फिर वैन वैन की एंट्री होती है तो सब उसकी तारीफ करने लगे थे कि ये कितनी ब्यूटीफुल है। मिस्टर फूथिंग उसका हाथ पकड़ लेता है तो ये देख के जियांग जल भुन रही थी। फिर ग्रैंडपा सबके सामने वैन वैन को फू ग्रुप के 20% शेयर्स गिफ्ट में दे देते हैं। इन पेपर्स को साइन करने के बाद तुम फू ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन जाओगी। ये सब सुन के तो सबके होश उड़ जाते हैं, पर डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसे फू फैमिली की प्रॉपर्टी किसी आउटसाइडर को नहीं दे सकते हो। ग्रैंडपा कहते हैं वैन वैन कोई आउटसाइडर नहीं है, वो मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है और मिस्टर फूथिंग की वाइफ। वैन वैन लेने से मना कर रही थी पर ग्रैंडपा बार बार दिए जा रहे थे। मिस्टर फूथिंग कहता ले लो, पूरी फू फैमिली तुम्हारी है। जैसे ग्रैंडपा जाने लगे थे, ग्रैंडपा मैं आपके लिए पियानो बजाना चाहती हूँ, और वैन वैन से कहती है आज ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है, सुना तुम्हें भी काफी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, तो तुम भी कुछ बजा के क्यों नहीं दिखाती। ग्रैंडपा मना करने लगे थे पर वैन वैन कहती है ऑफ कोर्स मैं बजाऊंगी। पहली बात तो तुम्हें मुझे मिसेस फू बोलना चाहिए, दूसरी बात मुझे इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, मुझे देखना पड़ेगा कि मैं कौन सा बजाऊं। और फिर जाके वायलिन उठा लेती है। सब लोग हैरान थे ये वायलिन बजाएगी। वैन वैन कहती है पर कौन सा म्यूजिक बजाएगी। वैन वैन सबसे हार्ड वाला सॉन्ग बताती है। क्या हुआ जियांग, तुम्हें बजाना नहीं आता है? जियांग कहते क्यों नहीं, और वो जाके पियानो बजाने लग जाती है, जबकि वैन वैन वायलिन बजा रही थी। पर जियांग वैन वैन का मुकाबला नहीं कर पाती, जिसकी वजह से जियांग सबके सामने एम्बैरस हो गई थी। पर तभी अचानक से वैन वैन की तबीयत खराब होने लगती है। वो गिरने वाली थी, तभी मिस्टर फूथिंग उसे पकड़ लेता है, डरो मत मैं हूं ना, और उसे गोद में उठा के ले जाता है। जब वो उसे रूम में ले आया था तो वैन वैन कहती है मेरी हालत खराब हो रही, लगता है किसी ने मुझे नशा दिया है। वो कहता अभी वेट करो मैं आता हूँ। तभी असिस्टेंट और बॉडीगार्ड एक आदमी को करके लाते हैं और पता चलता है शाओ ने उसे यंग लेडी को नशा देने को बोला था। मिस्टर फूथिंग उसे घूसा मार देता है और बॉडीगार्ड से कहता है इसे ले जाओ और टॉर्चर करना। फिर बॉडीगार्ड लॉन्ग को पकड़ लाया था तो मिस्टर फूथिंग एकदम हैरान। इधर ये लोग अब भी ग्रैंडपा को बोल रहे थे कि आपने वैन वैन को फू ग्रुप क्यों दे दिया। तभी वहां पर मिस्टर फूथिंग आता है। स्टेप मॉम कुछ बोलने लगी थी तो वो उनके थपड़ा मार देता है। शाओ कहता तुम पागल हो गए हो, और आगे आने लगा था तो मिस्टर फूथिंग उसे किक करके भुड़का देता है। डैड कहते हैं सबके सामने तुम अपने भाई और मॉम के साथ ऐसे ट्रीट करोगे। मिस्टर फूथिंग कहता है तुम अंधे हो क्या, ये लोग मेरी फैमिली वाले नहीं है, इस मिस्ट्रेस ने मेरी मॉम को मारा है। डैड कहते मुझे पता तुम्हें अपनी स्टेप मॉम पसंद नहीं है, पर ऐसे तुम इल्जाम नहीं लगा सकते हो, वो बस एक एक्सीडेंट था। तभी असिस्टेंट लॉन्ग को पकड़ के लाता है तो लॉन्ग सब कुछ बक देता है कि बॉस मुझे माफ कर दीजिए, इस मिस्ट्रेस ने मुझे ये सब करने को बोला था, इसने मुझे मिस्टर फूथिंग की मॉम की कार के ब्रेक फेल करने को बोला था। ग्रैंडपा तो एकदम हैरान थे। डैड कहते क्या ये सच है? तो लॉन्ग उन्हें फोटो दिखाता है कि स्टेप मॉम ने उसके साथ नाइट स्पेंड की थी और लॉन्ग को अपना मुंह बंद रखने के लिए 30 मिलियन दिए थे। स्टेप मॉम लॉन्ग को मारने लगी थी कि झूठ बोल रहा है। स्टेप मॉम लॉन्ग को मारने लगी थी ताकि वो अपना मुंह बंद कर दे, पर ग्रैंडपा कहते बस करो, अब मैं अपनी डॉटर इन लॉ का बदला लूंगा, इसे बाहर फेंक दो। मिस्टर फूथिंग कहता है शाओ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को नशा देने की। शाओ डर के मैंने बता देता है कि जियांग ने मुझे ये सब करने को कहा था। मिस्टर फूथिंग कहता है बॉडीगार्ड्स इन दोनों को पकड़ लो। जियांग के ग्रैंडपा मिस्टर फूथिंग से माफी मांगते हैं पर वो माफ नहीं करता, और फिर के बॉडीगार्ड्स उन सबको पकड़ के ले जाते हैं। तो वो उसके पास आकर कहता है वैन वैन मैं वापस आ गया। वैन वैन उसे किस करती है तो वो भी उसे किस करने लग जाता है। फिर क्या दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर फूथिंग और वैन वैन की शादी हो रही है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं तो मिस्टर फूथिंग वैन वैन को रिंग पहना देता है और वो सब लोग क्लैपिंग करते हैं। वैन वैन कहती है मिस्टर फूथिंग एक सीक्रेट है, तुम्हें बताऊं? वो पूछता है कौन सा सीक्रेट? तो कहती है हमारा बेबी है। तो वो बहुत खुश होता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और मैं डैडी बनने वाला हूँ, और उसे हक कर लेता है। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।